हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस, कल हम लोग तीसरा नंबर चैप्टर के एमसीक्यू भी देख चुके थे। तीसरा नंबर जो चैप्टर था आपका कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो तैयार हैं आप लोग? स्टार्ट किया जाए। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देख लेते हो और लाइक नहीं करते हो। सो प्लीज़ आप लोग पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि और लोग हमारे वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और कोई भी कन्फ्यूजन होता है, कोई भी क्यूरी हो, तो आप लोग कमेंट कीजिए। कोई भी सुझाव हो आपको कमेंट करके आप हमें बताइए, जिसे हम सॉल्व करने की, सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस? अपने और वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको बाय द वे व्हाट्सएप से मिस करता है तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल नाम टेक्निकल आईटीआई है। आप टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइस? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग रेडी हैं? चलिए, स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक लाइक ज़रूर कर ही दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, चैप्टर नंबर 4, ये जो है अध्याय नंबर 4, ये जो है यहाँ से हम लोग 4 नंबर चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका जो चैप्टर का नाम है वह है सीट मेटल एवं कारपेंटरी औजार। ठीक है? इसमें जो है हम लोग सीट मेटल के बारे में और कारपेंटरी औजार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? तो देखिए, यहाँ से इसका भी परिचय है। ठीक है? तो यहाँ से हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं परिचय से। ठीक है? किसी भी चीज़ को जानने से पहले, किसी भी आदमी को जानने से पहले हम लोग उसका परिचय करते हैं, जिससे उस इंसान को, उस व्यक्ति को हम लोग जान पाते हैं। ठीक है गाइस? इसी तरीके से इस चैप्टर को पढ़ने से पहले उससे परिचय करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है गाइस? तो स्टार्ट किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते चलते हैं। ठीक है? ये भी चैप्टर जो है बहुत ख़ास नहीं है, बस इसे भी हम लोगों को बस एक नज़र देख लेना है। ठीक है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में विभिन्न फिटिंग औजारों के अतिरिक्त सीट मेटल एवं कारपेंटरी औजारों का भी उपयोग किया जाता है। कार्यशाला में विद्युत की सीट को विशेष आकार प्रदान करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के औजारों का प्रयोग किया जाता है। सीट का साइज मोटाई अथवा गेज के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सीट मेटल शॉप के अंतर्गत हम विभिन्न विभिन्न धातुओं की 10 से 30 गेज तक की चादरों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें काटने के लिए विभिन्न कतरन औजारों को उपयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार लकड़ी के कतरन के लिए विविध कारपेंटरी औजारों का प्रयोग किया जाता है। अतः एक इलेक्ट्रीशियन को इन औजारों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। ठीक है? बहुत ज़्यादा आवश्यक होता नहीं एक्चुअल में, लेकिन देखिए होना भी आवश्यक है। ठीक है? पता चल रहा है? चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हम लोग का देखिए पहला टॉपिक क्या है यहाँ, सीट मेटल औजार। ठीक है? देखिए हम लोग का पहला टॉपिक है सीट मेटल टूल। ठीक है? चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीट मेटल शॉप में जो औजार प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। एक नंबर में है आपका, एक नंबर में क्या है, मापक औजार है। दूसरा नंबर में मार्किंग औजार। तीसरा नंबर में चोट मारने वाले औजार, और चौथे नंबर में है कतरन औजार। पाँचवें नंबर में है छिद्रन औजार। ठीक है? उपरोक्त औजारों का विवरण जो है अलग अलग करके यहाँ पे नीचे में दिया गया है। ठीक है? देखिए क्या है, पहला पॉइंट है आपका मापक औजार। ठीक है? मेजरिंग टूल होता है। ठीक है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीट मेटल शॉप में प्रयोग होने वाले विभिन्न मापक औजार निम्न प्रकार हैं। ठीक है? पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या है, स्टील रूल। ठीक है? स्टील रूल आप लोग देखे होंगे, स्केल के जैसा होता है, स्टील का बना होता है। ठीक है? देखिए स्टील रूल, ये स्टेनलेस स्टील से निर्मित 6 इंच से 12 इंच या 24 इंच, 150 से 300 या 600 की लंबाई में बाज़ार में उपलब्ध रहते हैं। इसके द्वारा कम से कम 0.5 अथवा 1/64 इंच की लंबाई मापी जा सकती है। ठीक है? इससे जो हम लोग 0.5 से लेकर 0.5 से लेकर के हम लोग मिनिमम जो है 0.5 का मेजर कर सकते हैं, और मैक्सिमम हम लोग इसको 600 तक का यूज कर सकते हैं। 24 इंच तक का ये आता है। ठीक है गाइस? आगे देखिए, अब यहाँ से हम लोगों का स्टार्ट होता है। देखिए
ये है आपका स्टील रूल। ठीक है, देखिए क्या है, स्टील रूल का चित्र दर्शाया गया है। तो देखिए ये है, आप जो दिख रहा है ये स्केल का टाइप का, यही आपका स्टील रूल है। ठीक है, और ये जो है हम लोग इस पर कंपास रख करके मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या है, टेप, स्टील टेप। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट हम लोग का स्टील टेप क्या होता है। देखिए अधिक लंबाई की चादर को मापने के लिए स्टील टेप प्रयोग किए जाते हैं। यह 3 मीटर 10 फीट की लंबाई में बाज़ार में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, ये जो टेप होता है ये 3 मीटर लंबा जो है बाज़ार में आप लोग को उपलब्ध मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा आप जो दीवार जोड़ते हैं राजमिस्त्री या फिर इलेक्ट्रिशियन के पास भी देखने को मिल जाएगा आपको। और जो है मेजर करने के लिए कहाँ पे बॉल कहाँ पे होल्डर लगेगा उसको सेटिंग करने के लिए इलेक्ट्रिशियन के पास भी मिल जाएगा। ठीक है, ये स्टील टेप होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए यहाँ पे, दूसरा पॉइंट क्या है आपका, स्टील स्क्राइबर। ठीक है, स्टील स्क्वायर। ठीक है, स्टील स्क्वायर क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए यह हार्ड स्टील की पत्ती का एल आकार एल आकार का बना हुआ स्केल होता है। ठीक है, इसकी दोनों भुजाएं परस्पर 90 डिग्री पर होती है। एक भुजा दूसरी भुजा से लंबी होती है। दोनों भुजाओं पर दोनों ओर तथा इंच के निशान होते हैं। इसकी लंबाई भुजा को बॉडी या ब्लेड और छोटी भुजा को टांग कहते हैं तथा कोने को कॉर्नर या हील कहते हैं। ठीक है, देखिए इस टाइप पे आपको दिखाई देता है, ये जो है 90 डिग्री पे ये जो है सेट रहता है दोनों ब्लेड। ठीक है, इसको जो हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं टैंग और इसको बोलते हैं हम लोग बॉडी या ब्लेड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टील स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक क्या है आपका यहाँ पे, यहाँ पे देखिए क्या है, वायर गेज। वायर गेज क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है उपकरण है, देखेंगे हम लोग। देखिए वायर गेज, चादर की मोटाई कभी कभी में तथा अधिकतर स्टैंडर्ड वायर गेज के नंबरों द्वारा दी जाती है। यह नंबर 0 से 40 तक रखे जाते हैं। सबसे बड़े नंबर 40 का साइज सबसे जो है कम होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऊपर में दिया होगा, देखिए यहाँ पे, तथा सबसे छोटे नंबर 0 का साइज सबसे अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए वायर क्या है, वायर गेज आयताकार अथवा वृत्ताकार होता है। ठीक है, ये आयताकार में भी मिल जाएगा आपको और वृत्ताकार आकार का भी मिल जाएगा। देखिए इस टाइप का आपका वायर गेज दिखता है। ये देखिए यहाँ पे 0 है, तो ये देखिए इसका जो है चौड़ाई कितना है, इतना मोटा इस मेजरमेंट कर सकता है। ठीक है, इसलिए ऊपर में दिया गया जो 0 होता है वो जो है सबसे साइज में बड़ा होता है, और जो 40 होता है, देखिए यहाँ पे आपका 40, ये सबसे साइज में पतला होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग अब समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे क्या है, मार्किंग औजार। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट है आपका मार्किंग औजार के बारे में देखते हैं। क्या है, चादर के ऊपर विभिन्न आकृतियाँ बनाने व मार्किंग करने के लिए विभिन्न प्रकार के औजार प्रयोग किए जाते हैं जो निम्न प्रकार हैं। ठीक है, जो मार्किंग करने के लिए विभिन्न प्रकार के औजार हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, कौन कौन से जो उसका टाइप होता है, देखिए अलग अलग टाइप के होते हैं। एक नंबर में क्या है, यहाँ पे पहला नंबर पॉइंट में देखिए क्या है, डिवाइडर। डिवाइडर क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। देखिए मार्किंग के लिए विभिन्न गोलाई व चाप आदि डिवाइडर की सहायता से लगाए जाते हैं। इसके द्वारा 200 त्रिज्या के वृत्त या चाप लगाए जा सकते हैं। ठीक है, इसके सहायता से हम लोग 200 की जो है वृत्त की त्रिज्या जो हम लोग पे जो है डिवाइड कर जो मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या है, इसके द्वारा किसी चाप अथवा लाइन को बराबर भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसे डिवाइडर कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा हम लोग किसी लाइन को या किसी जो है किसी लाइन या किसी चाप को जो है हम लोग 2 बराबर भागों में जो है बांट सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है, दूसरा नंबर पॉइंट है विंग कंपास। देखिए ये क्या है, विंग कंपास क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। देखिए यह भी डिवाइडर के समान ही एक मार्किंग औजार है, जिसमें कंपास को किसी निश्चित दूरी तक खोलने के लिए विंग लगा होता है। विंग में लगे हुए नट को टाइट करने पर कंपास की लेग्स एक निश्चित दूरी पर खुली रहती है। ठीक है, देखिए इस जो विंग नट होता है इसको हम लोग खोल देंगे, जितने खोलेंगे उतना जो है इसकी जो है दूरी इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी। ठीक है,
तो इसके सहायता से हम लोग विंग नट की सहायता से उसे एडजस्ट करते हैं, इसे विंग कंपास कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है, 3 नंबर देखिए यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट आपको दिख रहा है क्या है, ट्रेमल है। ठीक है, ट्रेमल के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में ही देखे थे और इसमें डिटेल देख लीजिए। कंपास के द्वारा 200 mm त्रिज्या के चाप अथवा वृत्त बनाए जा सकते हैं। जो कंपास होता है उससे हम लोग मैक्सिमम 200 mm के त्रिज्या बना सकते हैं। ठीक है, त्रिज्या के चाप बना सकते हैं या वृत्त बना सकते हैं। इससे बड़ा साइज के लिए हम लोग ट्रेमल का प्रयोग करते हैं। जो ट्रेमल होता है वो जो है उससे बड़ा साइज़ के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। 200 mm से बड़ा साइज में अगर बनाना होगा वृत्त तो हम लोग ट्रेमल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके द्वारा 6 त्रिज्या तक की चाप 6 इंच होगा, 6 इंच त्रिज्या तक की जो है चाप लगाए जा सकते हैं। ठीक है, चित्र में ट्रेमल की को दर्शाया गया है। देखिए इस टाइप का ट्रेमल होता है, इसको हम लोग एडजस्ट कर करके इस रोड पे, ये वाला रोड पे हम लोग इस पर एडजस्ट करके हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए स्क्राइबर। स्क्राइबर क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। देखिए धात्विक चादर को किसी आकार में काटने के लिए उससे पहले चादर पर रेखाएं खींचने के लिए स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। यह स्टील के एक वायर का बना होता है जिसको बीच में नड़गिल किया गया होता है। इसके कारण इसे पकड़ने में सुविधा रहती है। इसके दोनों सिरे नुकीले व हार्ड किए हुए होते हैं। ठीक है गाइस, इसके जो है दोनों सिरे जो है नुकीले व हार्ड होते हैं। ठीक है, उसके आगे देखिए इसका एक सिरा 90 डिग्री पर मुड़ा होता है तथा उसके नुकीले सिरे 15 डिग्री से 20 डिग्री के कोण पर ग्राइंड किए जाते हैं। चित्र में स्क्राइबर से लाइन खींचते हुए दर्शाया गया। देखिए स्केल यहाँ पे जो ट्राई स्क्वायर रख करके, इस तरीके से ट्राई स्क्वायर रख करके, और ये देखिए ये हाथ में पकड़े हुए हैं, ये है स्क्राइबर। ठीक है, स्क्राइबर से इस तरीके से देखिए मार्किंग की जा रही है। ठीक है, ये जॉब है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। चलिए अगला देखते हैं आगे क्या है। अगला पॉइंट हम लोगों का स्क्रेच ऑयल। ठीक है, स्क्रेच ऑयल क्या होता है उसके बारे में समझते हैं हम लोगों का। 5 नंबर टॉपिक है यहाँ पे स्क्रेच ऑयल, इसके बारे में समझते हैं। यह भी स्क्राइबर के समान प्रयोग होने वाला औजार है। ठीक है, ये जो है स्क्राइबर के जैसा ही होता है, जिसके एक सिरे पर लकड़ी की मूठ लगी होती है। इस मूठ की सहायता से इसे चादर के विरुद्ध अधिक बल लगाकर प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, हमें ज़्यादा गाढ़ा मार्किंग करना होता है तो हम लोग स्क्रेच ऑयल का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला देखिए अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट में देखिएगा क्या है, चोट मारने वाला औजार। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 नंबर में है चोट मारने वाला औजार, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए क्या है चादर को विभिन्न आकार प्रदान करने मोड़ने, काटने तथा जोड़ लगाने आदि कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के हैमरिंग टूल प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इन्हें मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। जो हैमर होता है उसे हम लोग मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, हैमर जो होता है हथौड़े को बोलते हैं। देखिए पहला पॉइंट आपका है हैमर। ठीक है, तो देखिए हैमर कास्ट स्टील के फोर्जिंग द्वारा बनाए गए बनाए गए हथौड़े को हैमर कहते हैं। ये विभिन्न भारों में बाजार में उपलब्ध है। ये उपयोगिता के अनुसार विभिन्न आकारों में बनाए जाते हैं। मुख्य रूप से शीट मेटल शॉप में निम्न प्रकार के हथौड़े प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, देखिए क्या है 1 नंबर पॉइंट में देखिए क्या है, बॉल पिन हैमर। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आप बॉल पिन हैमर। देखिए बॉल पिन हैमर कुछ इस टाइप का आपका दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है बॉल पिन हैमर में। चादरों को जोड़ने के लिए लगने वाले रिवेट को चोट मारकर फैलाने के लिए बॉल पिन हैमर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जो रिवेट होता है उसमें जो है ऊपर जो गोल होता है ना, इसलिए उसको मार करके उसको चिपटा करके फैलाने के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं, कौन सा हैमर उपयोग करते हैं, बॉल पिन हैमर का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके पिन का आकार अर्धगोलाकार होता है। ठीक है, इसका जो पिन का आकार होता है कैसा होता है, अर्धगोलाकार होता है। इसके फेस को छेनी अथवा पंच पर चोट मारने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है। जो इसका फेस है ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, इसको हम लोग
छेनी पे जो है, छेनी अथवा पंच पे जो है चोट मारने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। और ये वाला जो पार्ट होता है इससे रिविट के लिए उपयोग करते हैं। ये रिविट के लिए है और ये छेनी या पंच पे चोट मारने के लिए, ठीक है। इसे ही बॉल पिन हैमर कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। अगला पॉइंट देखिए क्या है, अगला पॉइंट क्या है, क्रॉस पिन हैमर, ठीक है। क्रॉस पिन हैमर के बारे में देखते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। देखिए, अब देखिए क्रॉस पिन हैमर क्या है। क्रॉस पिन हैमर, ठीक है। क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग चादर में ग्रू बनाने के लिए अथवा उसे किसी कोण पर मोड़ने के लिए किया जाता है। इसका पिन समतल तथा हैंडल से 90 डिग्री के कोण पर होता है। जो हैंडल है ये वाला, इसका जो पिन है, ये वाला पिन जो यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है इस हैंडल के 90 डिग्री पर होता है। ये जो है यहाँ से 90 डिग्री पे पिन बना होता है और ये वाला फेस होता है इसका, ठीक है। इसे हम लोग क्रॉस पिन हैमर कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, इसका उपयोग हम लोग करते हैं गुरु बनाने के लिए, चादर में प्रयोग कर जो है करते हैं, गुरु बनाने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, या मोड़ने के लिए, कोण निश्चित कोण देने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है हम लोगों का, स्ट्रेट पिन हैमर, ठीक है। देखिए स्ट्रेट पिन हैमर, देखिए इस टाइप का स्ट्रेट पिन हैमर दिखाई देता है, ठीक है। चलिए इसको भी थोड़ा डिफाइन करते हैं क्या है। इसकी पिन हैंडल की सीध में होती है, इसलिए इसे स्ट्रेट पिन हैमर कहते हैं। इसका प्रयोग भी चादर को मोड़ने के लिए अथवा ग्रू डालने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका जो हम लोग प्रयोग करते हैं चादर को मोड़ने के लिए भी करते हैं और ग्रू जो है डालने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और ये जो हैंडल का जो है स्ट्रेट में लगा होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं स्ट्रेट पिन हैमर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। अगला जो पॉइंट होता है ये बहुत ही मस्त पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। यह है दूसरा नंबर पॉइंट है मेटल, सॉरी मेटल नहीं है, यह है मैलेट, ठीक है। मैलेट क्या होता है इसके बारे में देखिए। मैलेट मुलायम हथौड़े को मैलेट कहा जाता है। इसका प्रयोग पतली सीट पर चोट लगाकर सीधे करने अथवा मोड़ने के लिए किया जाता है। इसके प्रहार से सीट पर निशान नहीं पड़ते। सॉफ्ट हैमर बनाने के लिए लकड़ी, हार्ड रबर, कच्चा चमड़ा, नायलॉन, टेलीफोन नायलॉन, टफलॉन और लेड अथवा तांबा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हम लोग नॉर्मली मैलेट बनाने के लिए हम लोग रबर का, हार्ड रबर का उपयोग करते हैं, लकड़ी का या कच्चा चमड़ा का, नायलॉन का, टेफलॉन का, लेड का अथवा तांबा का भी हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है, मैलेट बनाने के लिए, ठीक है। देखिए मैलेट किस टाइप का आपको दिखाई देता है, यहाँ पर दिया गया है, देखिए इसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये वाला पॉइंट क्या है, सीट मेटल शॉप में अधिकतर लकड़ी के मेटल ही प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अक्सर जो है हम लोग इसमें लकड़ी का मैलेट ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्रकार के होते हैं, यहाँ से देखिए अगला पॉइंट क्या है, जो है स्ट्रेट मैलेट, ठीक है। स्ट्रेट मैलेट क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। स्टैंडर्ड मैलेट क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। देखिए स्टैंडर्ड मैलेट को दोनों ओर के फ्रेम समतल होते हैं, देखिए इस तरीके से ये समतल होता है, हाँ दोनों ओर फ्रेम समतल होते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इसका प्रयोग चादर को सीधा करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चादर को जो है हम लोग बताया, अभी पहले बताया, ये जो होता है आपका लकड़ी का ही बना होता है, हमारा भी लकड़ी का ही होता है। टोटली जो है ये पूरा जो है लकड़ी का बना होता है। ये हैंडल होता है और ये हेड होता है और ये फेस होता है। ये जैसे फेस है इधर साइड में, वैसे ऊपर में भी फेस होता है, ठीक है। और जो है इसको जो है चादर को हम लोग सीधा करने में करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इससे क्या होता है, निशान भी नहीं पड़ता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है यहाँ पे देखिए, अगला पॉइंट है आपका बॉसिंग मैलेट, ठीक है। बॉसिंग मैलेट क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए इसके दोनों सिरे गोलाई में होते हैं। इसका प्रयोग चादर से बने चादर से बने पाइप अथवा अन्य कारपेंटर को अंदर से बाहर की ओर ठोकने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्योंकि इसका उपयोग चादर को उभारने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे बॉसिंग मैलेट भी कहते हैं। देखिए ये जो अंदर से हम लोग ठोकने के लिए करते हैं, इसलिए इसको राउंड शेप दिया जाता है और ये भी जो है पूरी लकड़ी का ही बना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिखाया जा रहा है, हैमर का दिखाया जा रहा है, इसको अंदर से हम लोग ठोकने के लिए करते हैं, ठीक है। एक अच्छे राउंड शेप देने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला पॉइंट आपका यहाँ पे देख लीजिए क्या है, एंड फिक्स्ड मैलेट,
एंड फिक्स्ड मैलेट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए ये एंड फिक्स्ड मैलेट जो होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं एक बार। यह लकड़ी से बना क्रॉस पिन हैमर के समान आकृति वाला मैलेट होता है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। इसका प्रयोग चादर को तार पर मढ़ने फैलाने अथवा मोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस तरीके का ये जो है दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो अगला जो देखिए आगे 4 नंबर पॉइंट में क्या है, कटिंग टूल। ठीक है, ये कतरन औजार है। ठीक है, उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्या है, कतरन औजार चादर की मोटाई के अनुसार उसे काटने के लिए विभिन्न प्रकार के टूल प्रयोग किए जाते हैं। इनको निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 1 नंबर में क्या है, स्निप। ठीक है, स्निप क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए स्निप हाथ द्वारा चादर को काटने के लिए स्निप का प्रयोग किया जाता है। इसकी इसकी बनावट तथा क्रिया सिद्धांत कैंची के समान होते हैं। ये हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। इनकी कतरन धारों को हार्ड व टेम्पर्ड किया जाता है। इनके कटिंग ब्लेड की धारों को लगभग 80 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है। किसी स्निप की समस्त लंबाई उसके साइज प्रकट करती है। ठीक है, स्निप जो है उसके जो मरम्मत लंबाई जो है उसकी साइज पर जो निर्भर करती है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है, बनावट के आधार पर स्निप 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक पहला पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट यहीं पे है, देखिए ये वाला है स्ट्रेट स्निप। ठीक है, स्ट्रेट स्निप के बारे में देख लीजिए। इस स्निप के ब्लेड सीधे होते हैं। इसका प्रयोग सीधी रेखा में कटिंग करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा बड़ी त्रिज्या के वर्ग भी काटे जा सकते हैं। ठीक है, ये जो है देखिए ये सीधे होता है, इस तरीके से होता है, इसे स्ट्रेट स्निप कहते हैं। ये जो है ब्लेड होता है इसका। ठीक है, और ये हैंडल होता है। यहाँ तक क्लियर है हम लोग। और दूसरा होता है उसे बैंड स्निप बोलते हैं, बैंडेड स्निप। देखिए इस टाइप का जो है इसका जो ब्लेड होता है आगे का, ये बैंड होता है, एक एंगल पे इस तरीके से शेप होता है। ठीक है, और हैंडल ये सेम होता है। ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं बैंड स्ट्रिप के बारे में। देखिए वर्क लाइन में, इस पॉइंट में देखिएगा यहाँ पे वर्क लाइन में कटिंग करने के लिए बैंड स्निप का प्रयोग किया जाता है। वृत्ताकार कटिंग करने के लिए स्निप के ब्लेडों को मोड़ दिया जाता है। ठीक है, जो है हम लोगों को जो जहाँ भी वृत्ताकार जो गोल कटिंग करना होता है इसलिए इसको मोड़ करके कटिंग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट आपका है शियर क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट है शियर। अधिक मोटी चादर स्निप के द्वारा नहीं काटी जा सकती। अधिक जो मोटी चादर होती है, बहुत ज़्यादा मोटी होती है, उसको जो हम लोग स्निप के सहायता से नहीं काट सकते हैं। अतः इन्हें काटने के लिए स्निप के सिद्धांत पर ही एक बड़ा कटर बनाया जाता है। इस कटर को ही शियर कहते हैं। ठीक है, इसके ब्लेड्स पर कटिंग एज बने होते हैं। ठीक है, इसको जो है ब्लेड पर ही कटिंग एज बने होते हैं। इसके ब्लेड पर कटिंग एज बनाने के लिए उन्हें 87 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है। ठीक है, उपयोगिता के आधार पर ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्टॉक शेयर, ब्लॉक शेयर तथा बेंच शेयर। ठीक है, आदि और भी होते हैं। तो देखिए इस तरीके का जो है आपका ये दिखाई देता है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। यह है शेयर। ठीक है, ये जो लीवर होता है, लीवर आर्म होता है, और ये ऊपरी ब्लेड होता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है ऊपरी ब्लेड, और नीचे में ये वाला निचली ब्लेड होता है, बीच में जो होता है क्लैंप होता है। ठीक है, ये वाला जो है क्लैंप होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए इसमें अगला पॉइंट है, देखिए यहाँ से देखते हैं क्या है, स्टॉक शेयर तथा ब्लेड शेयर का उपयोग बाजार में उपलब्ध लट्ठों तथा स्ट्रिप आदि को काटने में अधिक होता है। चादर काटने के लिए बेंच शेयर का उपयोग किया जाता है। बेंच शेयर को कार्य मेज पर नट बोल्ट की सहायता से
सहायता से जो है जकड़ दिया जाता है। बेंच शेयर का एक ब्लेड आधार के साथ स्थित यानी कि फिक्स रहता है, जबकि दूसरा ब्लेड एक पिवेट के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, जो उसका जो फिक्स ब्लेड होता है जो है नीचे जो आधार के साथ जो होता है, देखिए यहाँ पे जो ये निचला जो होता है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये फिक्स ब्लेड, जो ये वाला आधार है उसके साथ जो है ये फिक्स रहता है। ठीक है, निचला जो उसको फिक्स ब्लेड है, ये जो मूवेबल ब्लेड होता है ये जो पिवेट के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। आगे देखिए क्या है, देखिए यहाँ से क्या है, इसके इस ब्लेड को दाब के साथ नीचे लाने के लिए एक लंबा व भारी हैंडल लगाया होता है। इस हैंडल को शियर लीवर कहते हैं। ठीक है, इस शियर लीवर को नीचे लाने पर ब्लेड पिवेट पर घूमता हुआ नीचे आता है तथा कतरन प्रक्रिया करता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, 3 नंबर पॉइंट क्या है आपके, शेयरिंग मशीन। ठीक है, शेयरिंग मशीन क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, शेयरिंग मशीन का उपयोग एक ही साइज की बड़ी संख्या में चादरें काटने के लिए किया जाता है। ठीक है, इन मशीनों के द्वारा आयताकार तथा वृत्ताकार टुकड़े काटे जा सकते हैं। चित्र में आयताकार तथा वृत्ताकार चादर काटने की मशीनें दर्शाई गई हैं। इसमें कटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसमें जो है कटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग करते हैं। इस टाइप का कुछ दिखाई देता है। ठीक है, आपको ये जो होता है यहाँ पे, ये जो है आपका सीट है। ठीक है, इस टाइप का दिखता है, इस पर कटिंग करती है। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है, शेयरिंग मशीन है। अगला पॉइंट देखिए, 5 नंबर पॉइंट में है छिद्रन औजार। ठीक है, इसमें होल करने वाला औजार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पिनिंग टूल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या है, चादरों में छिद्र करने के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार के पंच प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें हम होल पंच भी कहते हैं। ये निम्न है। 1 नंबर पॉइंट में यहाँ पे देखिए क्या है, ठोस पंच। चादर में रिवेट लगाने के लिए छिद्र करते हैं। ठोस पंच का प्रयोग पतले रिवेट का छिद्र करने के लिए किया जाता है। चादर के नीचे एक लकड़ी का गुटका रखकर ऊपर से पंच जो है रखकर हैमर की चोट मारते हैं। इस प्रकार चादर में छिद्र हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ये जो आपका पंच रखा हुआ है, हैमर से जब इसमें हम चोट मारेंगे तो जो है चादर में जो है छेद हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपका हैमर दिख रहा है ऊपर में, और ये आपका ठोस पंच है, और ये आपका ठोस लकड़ी है, और ये चादर है। ठीक है, जिसमें हम लोग होल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे, खोखला पंच। ठीक है, खोखला पंच के बारे में देखिए, जैसा कि नाम से ही विदित है, यह पंच खोखला होता है। यह पंच पतली तथा मुलायम चादरों में ही छेद कर सकता है, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, ब्रास, लेदर, गास्केट अथवा रबर आदि में। ठीक है, होल पंच प्रयोग करते समय चादर के नीचे लकड़ी का ब्लॉक रखना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका जो है पंच जो है मुड़ेगा नहीं। ठीक है, अच्छे तरीके से कटिंग कर पाएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है चित्र में होल पंच का जो है उपयोग दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे जो आपका हैमर है ये आपका होल पंच है, और उसी तरीके से सेम ये चादर है या लकड़ी है। देखिए कठोर लकड़ी यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, और ये चादर है आपका, ये आपका खोखला पंच और हैमर के द्वारा प्रहार किया जा रहा है, जिससे कि होल हो पाएगा। ठीक है, ये खोखला पंच है। यहाँ तो क्लियर है आप लोग। अगला पॉइंट देखिए, 3 नंबर पॉइंट क्या है, 3 नंबर है पिन पंच। ठीक है, देखिए ये वाला पॉइंट है पिन पंच, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए पिन पंच का प्रयोग चादर में अथवा पाइप आदि में लगे रिवेट को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। एक सेट में 3, 4, 5, 6 अथवा 8 mm व्यास के पंच पिन पंच होते हैं।
चित्र में पिन पंच तथा उसका उपयोग दर्शाया गया है। देखिए इस तरीके जो है, ये जो है आपका ये है पिन पंच, ये जो है शॉर्ट वाला है, और ये इधर साइड में जो दिखाया गया है ये लॉन्ग वाला पिन पंच है, ठीक है। और यहाँ देखिए क्या है, रिवेट को धातु से बाहर निकालना, ठीक है। इस तरीके से देखिए रिवेट इसमें लगा हुआ है, इसको जो है ऊपर से पंच लगा करके और बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। इसे हम लोग पिन पंच अथवा उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, यहाँ से सीट मेटल औजारों के अतिरिक्त धातु चादरों को विभिन्न आकार देने के लिए कुछ अन्य औजारों की भी आवश्यकता पड़ती है, जिनका विवरण यहाँ विस्तृत रूप से दिया गया है, ठीक है। देख लीजिए, आगे देख लेते हैं एक बार। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका, ये देखिए अगला पॉइंट है 4.2 में स्टेक। स्टेक क्या होता है हम लोग उसके बारे में जानते हैं, और उसके बारे में देखिए आज। स्टेक चादरों को कई आकार प्रदान करने या जोड़ने के लिए मोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। इनको मोड़ने के लिए एक विशेष आकार में सपोर्ट देने की आवश्यकता पड़ती है। यह विशेष सपोर्ट ही स्टेक कहलाती है। स्टेक को पंच प्लेट में बने विभिन्न आकार के छिद्रों में लगाकर प्रयोग किया जाता है। स्टेक कई आकारों व साइजों में उपलब्ध है, ठीक है। पहले देखिए, पहला क्या है आपका, यहाँ 1 नंबर में है राउंड बॉटम स्टेक, ठीक है। राउंड बॉटम स्टेक के बारे में लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या है, यह कास्ट स्टील द्वारा निर्मित सीधी संरचना वाले स्टेक है। इसका ऊपरी भाग फ्लैट तथा वृत्ताकार होता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यह भारी कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे नीचे चित्र में दर्शाया गया है। देखिए ये जो है राउंड बॉटम स्टेक है, ये इस टाइप का दिखाई देता है राउंड बॉटम स्टेक। ये इसको बोलते हैं हम लोग सैंक, और ऊपर में जो वाला पॉइंट होता है उसको हेड बोलते हैं, ठीक है। ये आपका राउंड बॉटम स्टेक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला टॉपिक है आपका बिग आयरन स्टेक, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट है आपका बिग आयरन स्टेक। उसके बारे में देखिए, इस स्टेक की संरचना एनविल के समान होती है। इसमें एक और शंक्वाकार हॉर्न तथा दूसरी ओर फ्लैट बेस होता है। शंक्वाकार हॉर्न का प्रयोग फलन आकार की वस्तुओं के जोड़ लगाने अथवा अन्य कार्य करने के लिए किया जाता है, जबकि फ्लैट बेस को छिद्र करने, रिवेट लगाने अथवा चादर को सीधा करने आदि कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये चित्र में दर्शाया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस टाइप का आपको दिखाई देता है, ठीक है। ये आपको लोहार के पास देखने को मिलेगा, जो बढ़ई होते हैं गांव में उनके पास ये वाला आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या हैचेट स्टेक, ठीक है। हैचेट स्टेक के बारे में देखिए, हैचेट स्टेक का ऊपरी भाग चाकू के समान होती है, जैसा कि संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। चादर को सीधी लाइन में मोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे ट्रे अथवा डिब्बे आदि बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। देखिए इस टाइप का जो है नाइफ के आकार में बना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो है ऊपरी भाग नाइफ का स्टाइल बना होता है, इसे हम लोग हैचेट स्टेक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है हाफ मेनू स्टेक, ठीक है। हाफ मून स्टेक क्या होता है उसके बारे में समझते हैं, जानते हैं हम लोग। हाफ मून स्टेक, ठीक है। देखिए यह स्टेक ऊपर के अर्धवृत्ताकार होता है, जैसा कि चित्र में स्पष्ट है। इसके ऊपरी भाग में एक और को झुकाव होता है। इसका प्रयोग बर्तनों के फ्लेज बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। बर्तन बनाने के लिए हम लोग इस स्टेक का उपयोग करते हैं, ठीक है। देखिए यह है हाफ मेनू स्टेक। यहाँ पे क्लियर है आप लोग। अगला देखिए 5 नंबर में आपका फलन स्टेक, ठीक है। देखिए यह है आपका फलन स्टेक 5 नंबर में, ठीक है। इसको देख लीजिए। इस स्टेक का ऊपरी भाग अर्धशंक्वाकार होता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इसका उपयोग शंक्वाकार होते वस्तुओं में
जोड़ लगाने तथा उन्हें सही आकार देने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का आपको दिखाई देता है, इसे बोलते हैं हम लोग फलन स्टेक। यहाँ तक क्लियर है आप लोग? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए 6 नंबर में क्या है आपका, यहाँ पे देखिए 6 नंबर पॉइंट में है प्लेनिंग प्लेनी प्ले प्लेनिशिंग एनविल स्टेक। एनविल स्टेक क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, इस स्टेक का ऊपरी भाग प्लेन होता है। इसका उपयोग जॉब के प्लेज वाले भाग को ड्रेस करने तथा उन्हें उसमें छिद्र करने के लिए किया जाता है, जैसा कि जो है निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया है। देखिए, ये जो है कुछ इस टाइप का जो है दिखाई देता है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इस टाइप का दिखाई देता है। देखिए, इसे हम लोग बोलते हैं प्लेनिशिंग एनविल स्टेक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग? यहाँ तक आप लोग क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका 7 नंबर में है क्रीजिंग आयरन स्टेक। क्रीजिंग आयरन स्टेक क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। देखिए, इस स्टेक के एक और प्लेन तथा दूसरी ओर सीधे ग्रू होते हैं। ये ग्रू अलग अलग साइज में होते हैं। इन गुरुओं का प्रयोग चादर को पतले पाइपों को मोड़ने के लिए किया जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। देखिए, इसमें जो है गुरु बने होते हैं अलग अलग आकार में। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, गुरु बने होते हैं अलग अलग आकार में, यहाँ पे भी दिख रहा होगा। ठीक है, इससे हम लोग पाइपों को जो है अलग अलग आकार में मोड़ने में हम लोग उपयोग करते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं जो है क्रीजिंग आयरन स्टेक। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे दिख रहा है क्रीजिंग आयरन स्टेक। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, हॉर्स स्टेक। ठीक है, हॉर्स स्टेक क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। हॉर्स स्टेक के बारे में देखिए, इस स्टेक की बनावट चित्र में दर्शाई गई है। इसके दोनों सिरों में वर्गाकार साइज के सुराख होते हैं। लंबी भुजाएं होने के कारण इसके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, देखिए ये जो है हॉर्स स्टेक इस टाइप का दिखाई देता है। इसके प्रयोग में हम लोगों को सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला पॉइंट है आपका 9 नंबर में है बेंच प्लेट। ठीक है, बेंच प्लेट क्या होता है इसके बारे में लोग देखते हैं। यह बेंच प्लेट है। बेंच प्लेट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। देखिए, क्या है, स्ट्रोक का प्रयोग करने हेतु बेंच प्लेट का उपयोग आवश्यक है। बेंच प्लेट में विभिन्न माप के वर्गाकार, आयताकार एवं वृत्ताकार छिद्र होते हैं। इन छिद्रों में स्टोव की तल को फंसाया जा सकता है और धात्विक चादर में छिद्र भी किए जा सकते हैं। बेंच प्लेट को एक मजबूत वर्क बेंच पर स्थापित किया जाता है। ठीक है गाइस, आगे देखिए, अगला पॉइंट है वो होगा, यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है मैंड्रिल। अगला पॉइंट है 10 नंबर में मैंड्रिल। इसके बारे में हम लोग देख रहे थे। मैंड्रिल क्या होता है, देखिए यह एक ठोस छड़ तथा धात्विक नलिका के रूप में होता है। इसकी लंबाई 1 से 1.5 मीटर होती है तथा व्यास 10 से 20 सेंटीमीटर तक होता है। इसकी सतह समतल एवं पॉलिश की हुई होती है। इसका उपयोग धात्विक चादर को जो है बेलनाकार रूप देने के लिए, जो है बेलनाकार रूप प्रदान करने के लिए जो हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका मैंड्रिल का। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। आगे देखिए, अगला पॉइंट है आपका 11 नंबर पॉइंट में देखिएगा। 11 नंबर पॉइंट का आपका दस्ती ग्रूअर क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, दस्ती ग्रूअर के बारे में देखिए, क्या इस औजार का उपयोग मैंड्रिल की सहायता से धात्विक चादर में नाली बनाने तथा धात्विक चादर कार्यखंडों के जोड़ को पक्का बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला पॉइंट आपका क्या है,
अगला पॉइंट है 12 नंबर में पाइप बेंड पाइप बेंडिंग पाइप बेंडिंग मशीन। ठीक है, पाइप बेंडिंग मशीन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, धात्विक धात्विक नलिकाओं धात्विक नलिकाओं की को गोलाई अथवा किसी कोण पर मोड़ने के लिए पाइप बेंडिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। यह प्रायः हस्तचालित प्रकार के होती है, परंतु बड़ी मात्रा में नलिकाओं को मोड़ने के लिए हाइड्रोलिक प्रकार की मशीन भी प्रयोग होती है। ठीक है, देखिए ये आपका पॉइंट है क्या, समायोजित वेज व लॉक नट। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं समायोजित वेज व लॉक नट। ये हैंडल होता है, ये जो आपका देखिए पाइप होता है, इसको हम लोग इस तरीके से राउंड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका पाइप है, इस तरीके से ये बेंड हो रहा है यहाँ से। ठीक है, और इसे बोलते हैं हम लोग आंतरिक फ्रेम और आंतरिक फॉर्मेट। ठीक है, इसे ही हम लोग बोलते हैं पाइप बेंडिंग मशीन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग, पाइप को कैसे बेंड किया जा रहा दिख रहा है आपको। ठीक है, इस हैंडल को पकड़ के और अपनी तरफ खींचेंगे इधर की तरफ, तो ये पाइप जो इस तरीके से राउंड मोड़ जाएगा। ठीक है, यू शेप में आ जाएगा। इसको हम लोग जितना शेप में 90 डिग्री पर मोड़ना हो, ठीक है, 160 डिग्री पे, 150 डिग्री पे, जितना डिग्री पे हमें इसे मोड़ना हो, सीधा करना हो, हम लोग सीधा नहीं इसे मोड़ ही सकते हैं, राउंड बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है हेम। हेम क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, हेम हेम वह एज किनारा, यहाँ पे पॉइंट है, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, हेम हेम वह एज किनारा या बॉर्डर होता है जिसे फोल्डिंग द्वारा बनाया जाता है। यह धातु की शीट को सुरक्षित प्रदान करती है तथा सर्फ एजो किनारों को दूर करती है। यह किनारों को घिसने तथा खराब होने से भी बचाती है। हेम निम्न प्रकार की होती है। पहला देखिए क्या है, सिंगल हेम इसके अतिरिक्त शीट मेटल के एज को एक ही फोल्डिंग द्वारा बनाया जाता है। देखिए इस तरीके से हम लोग हेमिंग करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सिंगल हेम प्रक्रिया। ठीक है, समझ आ रहा है, हैमर के द्वारा एक शीट मेटल को मोड़ दिया गया है इस तरीके से, इसे हेमिंग प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, यह है डबल हेम। देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट आपका डबल हेम, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत एजो किनारों को दो बार मोड़कर बनाया जाता है। यह फोल्डरिंग लंबे कार्यखंडों के किनारों को मजबूती प्रदान के लिए की जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डबल हेम की प्रक्रिया ये है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, उसके बाद है आपका, देखिए इस तरीके से इसको डबल इस तरीके से मोड़ करके बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर पॉइंट में क्या है, देखिए वायर्ड हेम क्या होता है उसके बारे में देखिए। एक बार हम लोग देखते हैं वायर्ड हेम क्या होता है। यहाँ वाला पॉइंट है, देखिए गोल तथा लंबे जॉबों की दिखावट अच्छी बनाने तथा मजबूती बनाने के लिए वायर्ड हेम को बनाया जाता है। ठीक है, वायर्ड हेम इस तरीके से दिखाई देते हैं आपको। देखिए, ये जो है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग मैलेट, और ये वाला जो है इसको बोलते हैं कार्यखंड। ठीक है, ये जो इस तरीके से मैलेट के सहायता से इस पर मार करके इसको राउंड करते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं रैचेट स्टिक, ये रैचेट स्टिक है, और ये वायर है। ठीक है, जो दिख रहा है आपको, ये पतला वाला दिख रहा है इस तरीके से 9 के आकार में, ये वायर है। ठीक है, इस तरीके से मैलेट से जो प्रहार करके इसको बनाया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं वार्म हेम की प्रक्रिया। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, देखिए सीम क्या होता है। देखिए ये पॉइंट हम लोग देखते हैं, सीम। देखिए इसके बारे में एक बार समझते हैं। सीट के टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जोड़ लगाए जाते हैं, जैसे जो कि सीम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कुछ ज्वाइंट व वाटरप्रूफ तथा कुछ को एयर टाइप बनाया जाता है। सीम निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के सीम होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखिए। पहले होते हैं, पहला टाइप होता है ग्रूड सीम, लेप सीम, सिंगल सीम, डबल सीम और डबल ग्रूड सीम। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिया गया है, उपरोक्त के विवरण निम्न प्रकार हैं। ठीक है, तो गुड सीम जो पहला सीम होता है उसके बारे में देखिए। गुड सीम क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, यह जोड़ सीधी या वर्गाकार सतह में लगाया जाता है। इस जोड़ को हैंड ग्रूवर द्वारा लॉक किया जाता है।
ग्रूड सीम का प्रयोग पतली सीटों के दो टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है गाइस। ग्रूड सिम का जो है दो सीटों को जोड़ने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। देखिए इस टाइप का, एक सीट इस तरीके से लाएंगे, दूसरा इस तरीके से लाएंगे, इसको जो है रख करके हैमर से वार करके इसको जोड़ने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। इसको बोर्ड सिम कहते हैं। ठीक है। दूसरा पर देखिए लैप सिम क्या होता है। लैप सिम को देख लेते हैं। दूसरा आपका लैप सिम, देखिए इसके बारे में एक बार देख लीजिए। यह एक ऐसा जोड़ है जिसमें एक सीट के टुकड़े को अन्य किसी दूसरी सीट के टुकड़े के माध्यम में तह के रूप में डाला जाता है। यह सोल्डरिंग एवं ब्रिजिंग के प्रयोग द्वारा इस जोड़ को पक्का किया जाता है। इस जोड़ का उपयोग प्रायः बेलनाकार आकृति के जो है टॉप एवं बॉटम को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है। ये इस टाइप का आपका दिखता है लैंप सिम। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये जो है एक इस तरीके से बना हुआ है। इसी में जो है डालने के हम लोग जो डबल ऊपर कर इसको लैप करते हैं, ओवरलैप करते हैं, इसको लैप सिम कहते हैं। ठीक है। अगला जो आपका 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में क्या है, सिंगल सिम। ये सिंगल सिम क्या होता है इसके बारे में समझिए। देखिए किसी यहाँ पे अगला पॉइंट है सिंगल सिम। देखिए किसी धात्विक चादर के निचले सिरे को ऊपरी सिरे के साथ जोड़ने के लिए इस सिम का प्रयोग किया जाता है। इस जोड़ में भी सोल्डरिंग एवं ब्रिजिंग के द्वारा जोड़ को पक्का कर दिया जाता है। देखिए इसमें जो है एक सीट को इस तरीके से मोड़ करके दूसरे इसको इस तरीके से मोड़ करके और इस पर जो है हम लोग सोल्डरिंग या ब्रिजिंग करते हैं, जिससे ये मजबूत हो जाता है। इसी को हम लोग सिंगल सिम कहते हैं। ठीक है। अगला 4 नंबर पॉइंट देखिए क्या है, डबल सिम। 4 नंबर पॉइंट है आपका डबल सिम के बारे में। देखिए यह जोड़ प्रायः सिंगल सिम के समान ही होता है। अंतर केवल यह होता है कि डबल सिम में फॉरवर्ड एज की ओर मुड़ा होता है। यह सबसे मजबूत जोड़ होता है। ठीक है। यह जो होता है इस तरीके से डबल एज में मुड़ा होता है। ठीक है। इस तरीके से यहाँ दिख रहा होगा आपको। ये वाला ए होता है पार्ट और इसको बी बोलते हैं। अलग अलग दो पार्ट्स को मिला करके हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है। इसको डबल सिम बोलते हैं। ठीक है। अगला देखिए, अगला डबल ग्रू सिम, इसके बारे में समझिए। देखिए ये क्या है, देखिए यहाँ पे पॉइंट को संरचना की दृष्टि से यह जोड़ कास्ट स्लिप के डाउलेट जॉइंट से मिलता जुलता है। यह सिम का उपयोग रूफिंग एवं पेनलिंग के लिए करते हैं। देखिए ये जो है इस टाइप का मुड़ा हुआ है, बी जो है उसी का जस्ट अपोजिट है और सी जो है इन दोनों को सपोर्ट दिए हुआ है। ठीक है। इस तरीके से बना करके इस पर और इस पर जो है फोर्जिंग या सोल्डरिंग करके हम लोग इसको जोड़ते हैं। ठीक है। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। अब हम लोगों का जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए अगला पॉइंट है यहाँ पे नोच। ठीक है। नोच लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए नोच के बारे में हम लोग यहाँ से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक को यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगला जो हम लोग अगले जो 4 नंबर का जो भी बच रहा है उसको हम लोग अगले पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है। तो वीडियो अभी तक आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कोई भी कन्फ्यूजन कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। वहाँ से ज्वाइन करिए जिससे आपको टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है। ठीक है। तो फिर आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।